हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव टू स्टडी में। आज हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न मैंने संकलित करे हैं वह सब विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए। तो आपकी परीक्षाओं के लिए सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। मैंने सोचा है कि मैं जो जो टॉपिक आप सभी को कराती जाऊँ, फिर मैं एक सीरीज़ ऐसी लाऊँ या एक वीडियो ऐसी ज़रूर लेकर आऊँ जिससे आपकी उस टॉपिक की पूर्ण रूप से तैयारी हो जाए। तो हम लोगों ने वर्णमाला पहले से ही पढ़ ली है। आज की इस प्रैक्टिस सेट में या टेस्ट सीरीज़ में, कुछ भी कह सकते हैं, तो इसमें मैं केवल वर्णमाला के ही प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो विगत वर्षों में पूछे गए और आप सभी के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज का पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। मैंने आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ाई और काफ़ी सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया कि वर्णमाला मैम आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। तो देखिए यहाँ पर देखो, मैंने वहाँ पे पढ़ाते समय भी ये बातें याद दिलाई थी आपको कि आपको ऑप्शन में 13 भी मिलेगा, 11 भी मिलेगा और अन्य तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी किताबों में 13 उत्तर है और कहीं कहीं 11 है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा, अच्छा एक चीज़ समझिए, एक चीज़ और मैं याद दिलाना चाहती हूँ आप सभी को। ये सीरीज़ पूरी शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले एक पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा। जो जो प्रश्न हम कर रहे हैं आपकी ये जिम्मेदारी है, आप उसका पहले खुद से उत्तर लगाइए, ठीक है। और फिर जो मैं आंसर बताऊं फिर उससे आप चेक करते चलिएगा। और लास्ट में इस पीडीएफ में 35 प्रश्न हैं और 35 में से आपके कितने सही गए आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर करना है, ताकि मैं भी उन 5 टॉप 5 स्टूडेंट के नाम यहाँ पर अगली वीडियो में मैं लूँगी कि जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। और ईमानदारी से देखो सबको काम करना है। अगर मैं ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ आपके प्रति, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रही हूँ। और सही बताऊँ तो आज ये वीडियो आने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ क्योंकि खुद मेरे परिवार में एक रिलेटिव है, उनकी डेथ हो चुकी है और मुझे वहाँ जाना है। वैसे मुझे ऑनलाइन नहीं बतानी चाहिए थी ये बातें, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं फिर भी आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से होती रहे और आप लोगों की मेहनत जो है सफल हो। तो मैं इसलिए ब्रेक नहीं कर रही आज की वीडियो। तो मैं यह चाहूँगी कि आप लोग भी अपने प्रति ईमानदार बने। आज के जितने भी उत्तर आप मुझे शेयर करें, आप अपने नंबर शेयर कर दीजिएगा कि 35 में से 30 हैं, 32 हैं, जितने भी हैं। फिर कमेंट सेक्शन में मैं देखकर बताऊंगी कि भाई किसके टॉप 5 स्टूडेंट कौन कौन से हैं। आज तक का समय है, कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं उन बच्चों के नाम लूँगी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो पहला प्रश्न है, कॉपी पेन लेके बैठिए, बस आपको उत्तर लिखते जाना है। जैसे मान के चलिए आपको उसका सही उत्तर 10 लगता है तो आप 10 लिख लेना, पहले का 10 या ABCD जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। तो स्वरों की संख्या होती है हमेशा 11। याद रखिएगा, चाहे भले से ऑप्शन में 13 ही क्यों ना दे रखी हो, राइट आंसर है 11। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिएगा अगला क्या कहता है। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं। अब संयुक्त स्वर देखो, संयुक्त स्वर होते क्या हैं साथ के साथ बताते चलते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। जिन्हें याद ना आ रहा हो देखते चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे छा, त्रा, ज्ञा भी लगाते हैं जो कि व्यंजन है, ठीक है। तो राइट क्या है, 4 हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, हिंदी वर्णमाला में मुख्य या मूल स्वर कितने हैं। तो देखो, मूल स्वर का हो या मुख्य स्वर का हो एक ही बात है। ये कितने ये क्या क्या होते हैं, आ, ई, उ और री, ठीक है। टोटल कितने होंगे, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा, पहला उत्तर है 4। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ती जा रही हूँ, ऑप्शन पढ़कर तुरंत के तुरंत आंसर करने की कोशिश करिएगा और फास्टली करने की कोशिश करिएगा बेटा, क्योंकि कोई भी पेपर है, हर जगह अब पेपर आपकी स्पीड मांग रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते, पेपर छोड़ आते। तो आपको पहले ही प्रश्न से स्पीड मेंटेन करके चलना है अपनी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ई, फिर है उ, फिर है री और फिर है आ। दीर्घ स्वर वह स्वर कहलाते हैं जिसमें 2 मात्राएं, ठीक है, 2 मात्रा। अब देखो यहाँ पर ई, उ, री, अभी हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा या पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि ये सारे क्या होते हैं, मूल होते हैं। और मूल स्वर ही क्या कहलाते हैं, ह्रस्व भी कहलाते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, दीर्घ आ, ठीक है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण या सजातीय हैं। देखो कहीं कहीं सजातीय लिखा मिलेगा, कहीं कहीं सवर्ण, ठीक है। सवर्ण
और सजातीय का मतलब ये रहता है कि एक जैसे दिखने वाले, और सजातीय का सेंस भी मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया ये टॉपिक आपको, ठीक है। यानी कि ऐसे वर्ण जो जोड़े में या फिर कह सकते हैं देखने में एक समान हो, वो सजातीय कहलाते हैं। देखो आ ई है, दोनों अलग अलग हैं। ओ है, ऊ है, ए है। अब देखो यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैम ओ एक जैसे लग रहे हैं, ऊ एक जैसा लग रहा है, ए एक जैसा लग रहा है। पहला वाला ऑप्शन तो इसका नहीं है, ठीक है। आप लोग फटाफट उत्तर लगा लीजिए, आपको क्या इसमें से राइट लगता है। बी सी डी में से पहला वाला तो है नहीं, सभी को मालूम है, ठीक है। अब देखो बी सी और डी में से आप लोगों को जो भी लगता हो फटाफट कॉपी पे लिख लीजिए। अब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखो ओ नहीं होगा, ए नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऊ। क्यों होगा? देखो ओ ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ओ बनता है वह बनता है आ और ऊ की मदद से। दोनों कैसे हैं? असमान है, तो इनसे मिलकर बनने वाले भी क्या होंगे? असमान ही होंगे। मुझे ऐसा याद आ रहा है, शायद मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो शायद मैंने ऑप्शन में ए और ओ भी लिख दिया था, तो उसे काट दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है बाई चांस मुझसे मिस्टेक हो गई हो। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऊ। इसी प्रकार ए भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ए? तो देखो ए जो बनता है ना, वो बनता है जब हम आ में ई का मेल करते हैं। दोनों समान है क्या? ये दोनों बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी फिर सजातीय, ये सवर्ण नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, फटाफट अगले पे चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो आप सभी को मालूम है 25 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 15 हैं। फटाफट आंसर लगा लीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी। जो भी वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट लगा लो। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 25, ठीक है। आसान सा है। कहाँ से कहाँ तक वर्ण होते हैं? का से माँ तक, ठीक है। का से लेकर माँ तक के जितने भी वर्णों को हम काउंट करेंगे संख्या आएगी 25। तो स्पर्श व्यंजन हो गए 25। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? देखो तालव्य पहला होता है कंठ, फिर होता है तालु, फिर होता है मूर्धा, फिर होता है दंत और फिर होता है ओष्ठ। कंठ में आता है का वर्ग, तालु में आता है चा वर्ग, ठीक है। और तालु को ही तालव्य कह देते हैं। अब देखो खुद से आप अनुमान लगा लो फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? टा होना चाहिए, जा होना चाहिए, का होना चाहिए कि वाह होना चाहिए? तो चा वर्ग में क्या आता है? जा आता है। राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, यानी कि जा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। और अगला क्या है? तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? पूछा जा रहा है, नहीं है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको जब पिछले वर्णमाला पढ़ाया था तो मैंने वह पूरी वर्णमाला के उच्चारण स्थान बताए थे, जिसमें स्वर भी शामिल थे, जिसमें व्यंजन भी शामिल थे, जिसमें अंत्यस्थ व्यंजन भी शामिल थे और ऊष्म व्यंजन भी शामिल थे। अधिकांशतः हम क्या पढ़ते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी को हम पढ़ते ही नहीं है। तो प्रश्न तो वहाँ से भी बन जाते हैं। अब जैसे देखो मूर्धन्य नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है? तो हमें क्या पता है? टा वर्ग तो आता ही आता है। यानी कि अगर कोई टा वर्ग का लेटर है, जैसे हम टा ठा डा डा डा, तो ये दोनों तो टा वर्ग में आते हैं, यानी कि ये तो हैं, ठीक है। री भी आता है किसमें? मूर्धन्य में। देखो एक सूत्र होता है ऋटुषाणाम दंता, सॉरी ना, एक मिनट रुकिएगा, ऋटुषाणाम मूर्धा, ठीक है। वैसे ये संस्कृत का सूत्र है तो ये इसमें नहीं आएगा, लितुषाणाम दंता होता है, ठीक है। तो री भी क्या है? मूर्धन्य है। बचा क्या? केवल ई। तो भाई ई जब मूर्धन्य नहीं है तो फिर क्या है? तो ये तालु है। मैं आप सभी को व्याख्या भी बताती चली हूँ ताकि आपको पिछला सारा रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो ये ई किस में आता है? ये तालु में आता है। एक बार चेक जरूर करना जाकर अपना उच्चारण स्थान वाला, जो मैंने पेपर आपको PDF दिखाई थी वीडियो में, तो उसे एक बार जरूर कैरी कर लेना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? ठीक है, 11वां व्यंजन। अब 11वां व्यंजन तो तभी पता चल होगा जब हमें वर्णमाला अच्छे से याद होगी। तो वर्णमाला में अगर हम देखें तो हर वर्ग में 5 लेटर होते हैं, यानी कि का वर्ग में 5 होंगे, चा वर्ग में 5 होंगे, सिंपल। तो 10 तो यही होगा। अगला क्या होगा? टा वर्ग। तो अगला होगा भी क्या? टा ही होगा। राइट आंसर क्या है? सी है, ठीक है। तो बाकी तो है ही नहीं। बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। 10वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। मिलाते चलिए कितने आपके सही जा रहे हैं और कितने आपके गलत जा रहे हैं। बेटा स्पीड ऐसे ही रखना जैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाद में ये कमेंट शायद आएंगे कि मैम बड़ा स्पीड में कराया। तो स्पीड आपको मेंटेन करके चलनी ही है। अगर आप किसी प्रश्न पर, हिंदी का अगर किसी प्रश्न पर आप
सपोज करिए 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा समय ले रहे हैं तो फिर आप पीछे चल रहे हैं, ये मान के चलिएगा, ठीक है, अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो। अगला प्रश्न, इनमें से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो नासिक्य का मतलब है ऐसे व्यंजनों से जो कि नाक से बोले जाएं, और नाक से बोले कौन से जाते हैं? 5वें लेटर हर वर्ग के। अब इसमें 5 में चेक कर लो कौन सा है, ठीक है, पा है नहीं है, या है नहीं है, ई है नहीं है, तीनों में से कोई सा भी नहीं है, बचा क्या? म। राइट आंसर क्या होगा? म, ठीक है। चलिए अगले पे बढ़ जाते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, कह रहे हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? तो देखो उत्क्षिप्त को ही द्विगुण भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन मैंने आपको पढ़ाया है ये, ठीक है, उत्क्षिप्त कहलाता है द्विगुण व्यंजन। अब ये तो क्वेश्चन ही गलत है भाई, ना तो ला होता, ना ई होता, ना रा होता, ना फा होता, ये क्वेश्चन गलत है बेटा, ठीक है, इसे मत करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्क्षिप्त में या तो डा होगा या तो ढा होगा, इसके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन कोई सा भी नहीं होता, ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। तो ये ऑप्शन ही गलत हैं सारे, हो सकता है इसमें बाद में री आंसर की आई हो और वहाँ पे मार्क्स कॉमन नंबर दिया गया हो, ठीक है। तो 1 नंबर मेरे तरफ से फ्री मान लेना, सब जोड़ लेना अपने पास, ठीक है, कॉमन नंबर मिल गया आप सभी को, तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक। और ये सारे PYQ करा रही हूँ मैं आप लोगों को, तो गलत क्वेश्चन भी आ जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इस तरीके से थ्योरी टाइप में भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखो गलत और नहीं वालों को सबसे पहले अंडरलाइन करा करो। पहला क्या कह रहा है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, बिल्कुल है, सही है, बिल्कुल। या और वा को अर्धस्वर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, कह रहे हैं स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। अगला कह रहा है व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। देखो स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये बात भी सही है, क्यों? क्योंकि स्वर होते हैं स्वतंत्र। तो गलत प्रश्न क्या हुआ यहाँ से, गलत ऑप्शन क्या हुआ? व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, नहीं लगता। व्यंजन जो होते हैं अर्धमात्रिक होते हैं, आधी मात्रा के साथ होते हैं, तो दुगना नहीं आधा समय लगता है, ठीक है, ये गलत लिख दिया है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्या क्वेश्चन कहता है कि इनमें से सही कथन बताना है। अभी गलत था, अब सही पूछा जा रहा है। सही और गलत का बेटा बड़े ध्यान से आप प्रयोग करिएगा। मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो स्वर जो यूज होते हैं मात्रा के रूप में ही होते हैं, तो ये बात तो गलत है, सही ढूंढना है हमें, ठीक है। अगला कहता है उच्चारण की दृष्टि से ऊ ऊ ओष्ठ माने गए हैं, तो ऊ ऊ ओष्ठ में ही आते हैं, यही वाला सही हो गया हमारा, ठीक है। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, नहीं होते बेटा, अल्प प्राण होते हैं, याद रखिएगा, अल्प प्राण होते हैं, ये गलत दे रखा है। विसर्ग की गणना नासिक के वर्गों में होती, बिल्कुल भी नहीं होती, विसर्ग आता है कंठ में, ठीक है, मैंने लिखवाया है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या कहता है, इनमें से कौन सा वर्ण कंठ नहीं है? अब कंठ नहीं पूछा है तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कंठ है कौन कौन सा। खा है, हा है, ई है, आ है, तो आप सभी को पता है, अभी मैंने ऊपर बताया था कि ई क्या होता है, तालु होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ई ही होगा, क्योंकि ये कंठ नहीं है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए 15वां प्रश्न कहता है कि फा का उच्चारण स्थान हमें बताना है कि फा कहाँ से होता है। तो फा आता कौन से वर्ग में, ये मालूम होनी चाहिए। पा, फा, बा, भा, मा, पा में आता है। और पा वर्ग बोला कहाँ से जाता है? तो दंत से, कंठ से, मूर्धा से, कि ओष्ठ से? ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। फटाफट आंसर लगाते चलिएगा बेटा, इसे स्किप मत करिएगा। ये प्रैक्टिस अगर आपने कर ली 35 प्रश्नों की, तो अब मान के चलिए आपकी वर्णमाला रेडी है, ठीक है। और भी बीच बीच में अगर मुझे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे तो मैं इसी तरीके से आपकी बीच बीच में प्रैक्टिस कराती रहूँगी, ताकि पेपर आते आते आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस रहे कि पेपर तो हम पूरा करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहता है, 16वें प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें पूछा गया संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो देखो ढा द्विगुण होता है, डा द्विगुण होता है, टा अगर बात करें मूर्धन्य होता है, ज्ञा क्या होता है? तो ज्ञा होता है हमारा संयुक्त। किसके मेल से बनता है? जब जा में उआ को जोड़ दे तो हमारा बनता है ज्ञा। और इन्हें जरूर याद रखना बेटा, संयुक्त व्यंजनों को पूछे जाते हैं किसमें क्या जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, अगले पे चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या कहता है, तो देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखिएगा,
बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कह रहे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी। अभी पीछे भी हमने पढ़ा, अब फिर से रिपीट हो गया, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में वहाँ पूछा था स्वरों की संख्या, यहाँ पूछ रहा है कुल स्वरों की संख्या, और कुल देखते ही बच्चा उत्तर करता है 13। गलत है बेटा, कैसे भी आपसे पूछे आपको उत्तर हमेशा 11 करना है, ये बात याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगले पे चलते हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चन जिस समय मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई, मैंने उस समय भी थोड़े थोड़े बीच बीच में याद दिलाए थे। ठीक है, अगर आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना होगा तो। अनुनासिक का संबंध पूछा। अनुनासिक कौन से वर्ण होते हैं? वह होते हैं जिनका प्रयोग हम पंचमी अक्षर के रूप में करते हैं। अब पूछा जा रहा है अनुनासिक का संबंध कहाँ से? केवल नाक से है, केवल मुख से है। और ये मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने लिख कर भी बताया था, और ये मैंने क्वेश्चन भी याद दिलाया था कि बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, नाक से, मुख से, नाक और मुख दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो नाक और मुख दोनों से। क्यों? क्योंकि 5वां लेटर होता है, और प्लस क्या होते हैं, ये वर्गों में आता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और ये नासिक होता है। तो ये क्या है? ये जो वर्ण है, जैसे इया है, उआ है, अणा है, ठीक है, ना है, और ये माँ, ये सब नासिक होते हैं। और साथ ही साथ क्या होते हैं? स्पर्श भी तो होते हैं, और स्पर्श का प्रयोग कहाँ से होता है? मुख से। और ये बाकी जितने लास्ट वाले ये कहाँ से बोले थे? नाक से। तो जितने भी अनुनासिक वर्ण है उनका सबका संबंध नाक और मुख दोनों से होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कंठ ध्वनि का उदाहरण बताना है। सो सिंपल। और अगर ये भी किसी ने गलत करा तो फिर बेटा उसका कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल आसान प्रश्न है और बिल्कुल आसान ऑप्शन है। चा है, टा है, का है और ता। पहले ही वर्ग, मतलब हर वर्ग का पहला ही लेटर दे रखा है, तो इससे आसान प्रश्न तो नहीं हो सकता। और मुझे लगता है आप सभी ने लगा भी लिया होगा इसका उत्तर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कंठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न क्या कहता है? तो देखिएगा, कहना है हा वर्ण का उच्चारण स्थान। तो हा वर्ण कहाँ से बोला जाता है? कंठ से, तालु से, मूर्धा से कि दंत से? तो आप सभी को अच्छे से याद होगा, अभी मैंने पीछे भी कई बार इसका जिक्र करा है। तो हा बोला जाता है कंठ से। और ये क्वेश्चन याद रखना बेटा, क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर। और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि हा के क्या क्या नाम है, मैंने आपको लिखवाए। ठीक है, किन किन नामों से जानते हैं हा को, तो वो आपको लिखकर कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 21 पे आ जाते हैं। 21 कह रहा है ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं। देखो अब यहाँ लिखित और मौखिक का बहुत लोचा है। जब हम ध्वनि को लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो वर्ण बन जाता है। और जब वर्ण को हम मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या बन जाता है? ध्वनि बन जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, वर्ण। पद भी नहीं होगा, शब्द भी नहीं होगा, वाक्य भी नहीं होगा। देखो पद का मतलब भी शब्द ही होता है कहीं ना कहीं। संस्कृत में शब्द को पद कहा जाता है, याद रखिएगा ये बात। अगर कभी आपसे घुमा के पूछ ले कि पद किससे संबंधित है तो ऑप्शन में आपको शब्द दे रखा होगा फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। नहीं पूछा है, हाँ नहीं पूछा। ठीक है, दीर्घ स्वर नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। दीर्घ आ दिख रहा है तो ये तो है, ठीक है। ए दिख रहा है, ये भी बच्चा मान लेता है। अब कंफ्यूज होता है यहाँ दो में कि ई लगाएं कि ए लगाएं। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं फिर तो क्वेश्चन गलत है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दिया है, एग्जामिनर को देना ही नहीं आ रहा क्वेश्चन। बच्चों के दिमाग में ना ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं फिर। तो इसका देखो राइट आंसर होगा ई। ए क्यों नहीं होगा इसे समझते हैं। देखो मैं फिर बताती हूँ, ए जो बनता है आ और ई की मदद से बनता है। ठीक है, आ में जब ई को जोड़ते हैं तो देखो पहली मात्रा दूसरी मात्रा, जब दो मात्रा जुड़ी तो हो गई दो मात्रा, और दो मात्रा आती हैं दीर्घ में ना कि ह्रस्व में। ठीक है, दीर्घ में आती हैं, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं जल्दी से। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वतंत्र ध्वनि है। स्वतंत्र ध्वनि या स्वतंत्र वर्ण एक ही बात है। और स्वतंत्र क्या होते हैं? स्वर की व्यंजन तो होते हैं स्वर। अब स्वर ढूंढ लो, कोई दे रखा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? आ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका आ। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्या है? निम्न में से किसमें संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन पूछा। देखो संयुक्त व्यंजन होता है छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। अब यहाँ पे इनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा तो फिर किसे माने। तो देखो मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वर्णमाला में यदि पूछे तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया, छात्रा ज्ञा। लेकिन संयुक्त तो और भी बनाए जा सकते हैं। संयुक्त लेटर की पहचान ये होती है कि पहला वर्ण होता है आधा और दूसरा होता है पूरा। अगर कहीं भी ऐसा कोई केस मिले आधा और पूरे का तो वही राइट आंसर होगा। देखो भाषा में कुछ ऐसा है नहीं है, मानव में है नहीं है, गोभी में है नहीं, एक हमें ये दिखाई दे रहा है ना आधा या पूरा।
ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए बढ़ते हैं आगे, 25वें प्रश्न पे चलते हैं। फिर से कंठ को पूछ लिया गया है कि बताइए कंठ व्यंजन कौन सा है। अब का खा घा गा इया होता है तो टा नहीं होगा, ता नहीं होगा, पा नहीं होगा, क्या होगा? सा होगा, और सॉरी घा होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट होगा इसका। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से दंत व्यंजन नहीं है, नहीं पूछा गया तो नहीं पे फोकस कर लेते हैं। दंत कौन सा वर्ग होता है? तो दंत होता है ता वर्ग। ठीक है, ता वर्ग में क्या क्या आता है? ता है, था है, दा है, धा है, ना है। अब भाई जो नहीं होगा वही हो जाएगा। देखो ता भी दे रखा है, दा भी है, धा भी। राइट आंसर क्या होगा? चा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हमसे पूछा जा रहा है संयुक्त व्यंजन के बारे में। का और शा के योग से क्या बनता है? तो का में जब शा को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है? तो हमारा छा बनता है। पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला। अगले पे चलते हैं। अच्छा, बाकी इन दो के आप लोग लिख के बताना कि त्रा और ज्ञा किसकी मदद से बनता है, किस किस को योग से बनता है। तो जिसे जिसे याद हो फटाफट कमेंट सेक्शन में कर देना, हाथ के हाथ कर दिया करो ये कमेंट, और फिर उसके बाद वीडियो से आउट हुआ करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो द्वित्व क्या होता है? द्वित्व वो वर्ण कहलाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं जिसमें कोई अक्षर दो बार आए। ठीक है, दो बार। अब जैसे देखो, मतलब सेम अक्षर आने चाहिए, अलग अलग नहीं। अगर अलग अलग आएंगे तो फिर वो संयुक्त बन जाएगा। जैसे सेम की अगर हम बात करें, सच्चा, चा दो बार आया तो द्वित्व है। कुत्ता में ता दो बार है तो द्वित्व है। बग्गा में गा दो बार है तो द्वित्व है। बलगा में देखो ला दे रखा है अलग और गा अलग है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये द्वित्व हमारा नहीं है। और जब ये द्वित्व नहीं है तो फिर ये क्या है? तो ये संयुक्त है। ठीक है, क्योंकि संयुक्त की कंडीशन कहलाती है पहला वर्ण आधा दूसरा पूरा, और द्वित्व की कंडीशन भी ये कहलाती है पहला वर्ण आधा दूसरा पूरा, लेकिन जो वर्ण है वो एक समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा यहाँ से। चलिए अगले पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्या कहता है, तो अगला कहता है व्यंजन वर्गों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो नहीं है वो बताना। देखो गा और घा स्पर्श व्यंजन है बिल्कुल। या व अर्धस्वर है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, बिल्कुल है। चा और छा स्पर्श संघर्षी है, बिल्कुल है। शाशा संघर्षहीन है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं वाला बताना था। ये संघर्षहीन नहीं, संघर्षशील है। इन्हें बोलने में घर्षण पैदा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, संघर्ष लगाना पड़ता है इन्हें बोलने में। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला पूछा असंगत विकल्प बताना है जो मैच ना कर रहा हो। देखो, अच्छा ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए डाल दूं या तो, अच्छा चलो लगा लेते हैं, छोड़ो। अब पता नहीं, आधे बच्चे आंसर शेयर करते हैं, आधे करते नहीं, सीरियस ही नहीं लेते। पिछली संधि की वीडियो में 2-3 बच्चों के कमेंट्स आए जो मैंने आपको संधि दी थी, लेकिन बाकी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी उस बात की। और जिन्होंने भेजा मैंने उन्हें पर्सनली उत्तर भी भेजे हैं कि बेटा आपकी ये गलती हुई, इसे सुधारो। पर चलिए आपकी चॉइस है, आप भेजना चाहो भेजो, यानी कोई बात नहीं। चलो कर लेते हैं। असंगत विकल्प क्या होता है? तो देखो असंगत, इसमें अगर हम बात करें, शाह जो है अल्प प्राण नहीं होता है, महाप्राण होता है, पहली बात तो। ठीक है, महाप्राण। तो आई थिंक इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। मूर्धन्य होता है और अघोष भी होता है, लेकिन अल्प प्राण नहीं होता, महाप्राण होता है। ई की बात करें, अग्र में आता है, समृत होता है, अव्रतमुखी, बिल्कुल सही है। या तालव्य होता है, अल्प प्राण होता है, घोष होता है, बिल्कुल सही है। और ओष्ठ होता है, घोष होता है, अल्प प्राण, बिल्कुल सही। तो पहला वाला उत्तर सही होगा। असंगत क्या है? पहला वाला ये। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जिसमें एक वर्ण कॉमन किस किस में आता है, जैसे अग्र, समृत, अव्रतमुखी, तीनों शब्द एक साथ दे दिए कॉमनली। तो हमें ये पहचान करनी पड़ती है कि भाई ऐसा कौन सा लेटर है कि तीनों शब्दों में कॉमन आ जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला। और ऐसे सुमेलित करने वाले प्रश्न आजकल अगर देखा जाए तो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। चलिए लगा लेते हैं। मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर कौन से हैं? आ, ई, उरी, पहले का हो जाएगा तीसरा। दीर्घ स्वर ढूंढो फटाफट, कहीं दिखाई दे रहा बड़ा आ बड़ी, तो दिखाई दे रहा है सामने ही बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए। ठीक है, तो ये दीर्घ हो गया। अल्प प्राण की बात करें तो देखो अल्प प्राण का कोड होता है पहला, तीसरा, पांचवा। तो कहीं भी अगर पहला, तीसरा, पांचवा दिख रहा हो तो फिलहाल तो अभी नहीं दिख रहा। अघोष की बात करें तो अघोष में आता है पहला, दूसरा, प्लस क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ऊष्म अल्प प्राण, खा, छा, फा और सा, चा, छा, पा, फा, दूसरा और चौथा। रुकना भाई, थोड़ा सा देखते हैं एक बार।
राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? अच्छा पहले ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, कहीं कुछ ऐसा पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा दिख रहा है। पहले का मूल स्वर तो आ ई उ, ऑप्शन गलत हो गए क्या इसके? आई थिंक पहले का गा ये दिखाई दे रहा है, देखो पहले थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है पहले का गा, बाकी कहीं नहीं है। तो अगर आप बाकी भी नहीं समझ पाओ तो इसी से पकड़ ले, देखो पहले का गा है, दूसरे का खा है, ठीक है, तीसरे का क्या हो जाएगा घा। अच्छा यारा लावा आता है, ठीक है, अल्प प्राण में यारा लावा आता है, मैं ऊपर ध्यान दे रही हूँ, ठीक है। तो अल्प प्राण का तीसरा हो जाएगा और इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक यही सही है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। फिर से एक हमें मिल जाता है सुमेलित करने वाला। अब यहाँ पे भी हमें सुमेलित करनी है। का किस में जाएगा? तो का कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। तो ता कहाँ से बोला जाता है? दंत से। ना क्या हो गया? नासिक क्या हो गया, और शा क्या हो गया? तालु। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन राइट क्या होना चाहिए। पहले का तीसरा यानी कि सी, दूसरे का पहला, ठीक है। देखो पहले का सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है बी में, दूसरे का ए है तो दूसरे का ए, तीसरे का डी, यही राइट हो जाएगा, इसका बी वाला राइट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। पहले का सी, ठीक है। अगला देखिएगा, अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। अब अंत्यस्थ होते कौन से? संख्या होती है 4। कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। अब देख लो कौन सा नहीं है, बा नहीं हो जाएगा, तीसरा वाला सही है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा है खा तो है नहीं, चा तो है नहीं, छा तो है नहीं, क्या राइट होगा? या, ठीक है। चलिए अगले पे बात कर लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई। देखो फिर से यहाँ पे लिखित शब्द आया है। अगर केवल इकाई पूछेंगे तो फिर वो आपको कोई एक ऑप्शन देंगे, या तो वर्ण देंगे या तो ध्वनि देंगे। अब यहाँ लिखित शब्द दे दिया गया तो आपको फिर उत्तर उसी के अनुसार करना पड़ेगा। लिखते क्या है? वर्ण, याद रखना। बोलते क्या है? ध्वनि, ठीक है। ध्वनि मतलब आवाज़, ऐसे याद रखना। आवाज़ तो मुंह से ही निकलती तो बोली जाती है, वर्ण लिखे जाते हैं, ये लिखित है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? लिखित का राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर, अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा वर्ण, ठीक है। 35 का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी ये जो वीडियो है समाप्त होती है। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने अंक को ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने कितने नंबर आए, 35 में से किसके कितने आए। और मुझे उम्मीद है कि अधिकतर बच्चे जो भी देखेंगे अपना स्कोर ज़रूर शेयर करेंगे, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी इस बात से, और मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं कहीं ना कहीं आपकी सफलता में छोटा मोटा अपना योगदान दे पा रही हूँ। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएं और मुझे भी अच्छा लगे। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मुझे पसंद करने या मुझे अप्रिशिएट करने वाले स्टूडेंट, खैर मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। गुड बाय, टाटा, टेक केयर।